तो आज की बड़ी खबर आ रही है सीधे इलीगल कॉन्क्लेव से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा आप भी सुने और खबरें सुनते जाए। जगह वोटिंग का रिवाइवल करने का चल रहा है और खास करके इसका मुहिम भी राहुल गांधी जी ने उठाया कि जो अभी उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से आपको समझाया, जैसा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कर्नाटक में हमारे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी का जो चुनाव हुआ जिसके वोटर्स कैसे बदले गए। 10 बाय 10 के घर में रूम में अगर 90 लोगों का वोटर लिस्ट होता है और महाराष्ट्र में एक हॉस्टल में अगर 9000 वोटर्स होते हैं तो आप समझिए ये क्या इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कठपुतली मोदी जी की कठपुतली है। आप देखिए तो राहुल गांधी जी ने इलीगल कॉन्क्लेव में क्या कहा और राहुल गांधी जी ने साबित करते हुए कहा कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं। और आप खबरें सुनते जाइए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। पिछले चुनाव में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। इसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की आवाज गूंजती है, मगर इस किताब में बसवन्ना जी, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी भी आवाज गूंजती है। और इसकी नींव, इसका फाउंडेशन वन मैन वन वोट। हर हिंदुस्तानी नागरिक को यह संविधान एक वोट का अधिकार देता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कहा, मोदी जी ने, इनके नेताओं ने इस पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की संस्थाओं को खत्म करके इस पर आक्रमण किया। पिछले चुनाव में हमारे सामने एक सवाल उठा, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव होता है। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र के चुनाव को जीतता है और फिर 4 महीने बाद बीजेपी महाराष्ट्र में विधानसभा जीतती है। आश्चर्यजनक नतीजा था। हमने पता लगाया तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटरों ने वोट किया विधानसभा में। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए। और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। उस दिन हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो एक लोकसभा में हमने अपनी एनालिसिस शुरू की, बेंगलोर सेंट्रल की लोकसभा, और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन
और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। महादेवापुरा में 6.5 लाख वोट हैं असेंबली में और उसमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए। मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी किया है। 5 तरीके से चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है, 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर हैं। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। बल्क वोटर एक एड्रेस में 1 बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं वहां पे कोई नहीं है और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। इनवैलिड फोटोज 4,000 वोट जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती और 34,000 तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82। इस प्रकार से 1 लाख वोट इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने चोरी किया है। डुप्लीकेट वोटर्स में एक व्यक्ति कर्नाटक में वोट देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वोट देता है। वोट देने का अधिकार उसको बेंगलोर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अलग अलग जगह देश में ये लोग वोट डालने के लिए ऑथराइज हैं। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। मैं यहां इस स्टेट से गारंटी देके कह रहा हूं, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ 1 सीट नहीं चोरी हुई है और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है, याद रखिए। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 1 सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही और इलेक्शन कमीशन को एकदम ये डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। कर्नाटक में
हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। इतना बड़ा कागजों की पाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, हर एक नाम को चेक किया है, और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए। और अगर ये नहीं देंगे तो वो एक क्राइम को छुपा रहे हैं और बीजेपी को इलेक्शन चोरी करने की मदद कर रहे हैं। जय संविधान, जय हिंद। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? कृषि विज्ञानी अगली क्रांति अब तो शुरू होगी। और स्वामी आनंद नाथ जी ने भी विकास के लिए भारत देश में आगे बढ़ाया कदम। 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल हुआ। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की, अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की ज्यादा से ज्यादा वैरायटी को विकसित करना, ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना, फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्ट
ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होगा। और इसके लिए आप बहुत बेहतर तरीके से काम करें। तो आज की बड़ी खबर आ रही है सीधे नरेंद्र मोदी जी। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने नरेंद्र मोदी जी को राखी पहनाई। देख सकते हो इस तस्वीरों में कितनी सारी बच्चियों ने नरेंद्र मोदी जी को राखी पहनाई और नरेंद्र मोदी जी को भी हाथ दिया। तो नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ मिलाया और सभी छात्राओं ने भी नरेंद्र मोदी जी को भी राखी पहनाई। और देख सकते हो कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी लगा सभी छात्राओं को देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो नरेंद्र मोदी जी और सभी छात्राओं ने भी नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छे से अच्छी सुंदर राखी बनाई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हो और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ सभी बच्चों ने भी नरेंद्र मोदी जी के लिए पसंद दिया। आप खबरें सुनते जाइए और सुनिए खबर। उसी प्रकार उनका दिमाग का रिपेयरिंग करके नरेंद्र मोदी के मंच पर लाया जाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्मार्ट सिटी जितने भी हमारे देश में 146 शहरों को जो चयन किया गया है उस सब का टेंडर ग्लोबलाइजेशन करके गुजरात के ठेकेदारों के हाथ में दिया गया है। कहीं न कहीं परोक्ष रूप से तरीपार के रूप में जो चर्चित हमारे गृह मंत्री हैं उनका इसमें संलिप्तता है। ये बार बार अपने निजी लाभ में रुपयों की घोटाला करने के लिए इस तरह किया गया है। ये 45 लाख क्या, यहाँ 45,000 करोड़ का स्मार्ट सिटी में घोटाला है। अगर सच्चाई रूप में अगर चाहती है नीतीश कुमार की पंगु सरकार तो डीके टैक्स आपने देखा होगा उनकी बेटी निशु कुमारी के खिलाफ भी आरोप तय हुआ है इसी स्मार्ट सिटी के टेंडर के सवाल पर। अधिकारी पे भी बहुत सवाल खड़े हो गए कि कहां से इंजीनियर लाए थे जो ऐसा जो है क्लॉक टावर बना दिया। आपको हम कह रहे हैं ना कि डीके टैक्स जो है अधिकारी से आप जानते हैं यहाँ का चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने रिटायर किया है, उनकी बेटी पर सवाल लाया है। एक हमारे राजद के सांसद जो आपको बक्सर से जीते हैं उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है। 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। नया वाला बन रहा है क्लॉक टावर, खुश है बिहार शरीफ? बिहार शरीफ का आम आवाम कोई खुश नहीं है इनके कार्य से, स्मार्ट सिटी के किसी कार्य से नहीं। क्लॉक टावर से तो
आम आवाम को पता भी नहीं है। आम आवाम सोच रहा था कि ये 2 लाख 4 लाख का है, लेकिन जो बजटीय प्रावधान किया गया था पूर्व में वो 45,07,661 रुपया का एस्टिमेटेड है। और वह जब एस्टिमेट कॉस्ट उसका राशि संपूर्ण राशि निकल गया, उसके बाद आज के डेट में ये 63 लाख का फिर एस्टिमेट नया एस्टिमेट बनाया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जनता की जो टैक्स है, जो मकान का टैक्स है, निरंतर बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इसी लूट के लिए, ये डीके टैक्स लूट के लिए नीतीश कुमार का मखौटा के रूप में यूज करके कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ये क्लॉक टावर, जो नीतीश कुमार का क्लॉक ब्रेन बंद हुआ है, उसको चालू करने के लिए हमेशा रिपेयरिंग टैक्स लगाया जाता है।